नमस्कार। तीसरे चरण की पोलिंग क्या कह रही है? तीसरे चरण में लोग जो वोट करने जा रहे हैं उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? ये तीसरे चरण की वोटिंग और तीसरे चरण में ये जो मतदान हो रहा है, ये जो रुझान आ रहे हैं, ये किसकी तरफ जा रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं। डॉक्टर सीपी राय जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं और कांग्रेस और सपा को भी बड़े करीब से समझते हैं। तो आज ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीपी राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे, ये तीसरा चरण कैसा जा रहा है? प्रज्ञा, दरअसल होता क्या है, जो मेरा अनुभव है इतने लंबे अरसे का चुनावों का, राजनीति का, कि जब कोई एक चीज सेट हो जाती है आमतौर पर और पहले चरण में कोई चीज शुरू हो जाती है और फिर उसका प्रचार हो जाता है, तो फिर वो चीज और आगे बढ़ती चली जाती है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक या दो चरण अलग तरह से चले हों और फिर बाद में अचानक चुनाव चेंज हो गया हो। सिर्फ उन परिस्थितियों को छोड़कर, जब किसी कोई बड़ी आपदा वाला वक्त आ गया हो या कोई इस तरह की विशेष घटना घट गई हो, तो जरूर पिछले 50 साल के चुनाव में एक आध घटना ऐसी हुई है कि कोई घटना घट गई तो उसके बाद के चुनाव के परिणाम बदल गए। अन्यथा जो पहले चरण से शुरू होता है और जनता का मूड शुरू होता है, वो मूड आगे बढ़ता ही नहीं बल्कि और बढ़ता चला जाता है। इस चुनाव में हमने देखा अभी कि पहले चरण में ही बीजेपी को झटका लगना शुरू हो गया। मतदान कम हुआ। मतदान कम होने की समीक्षा आप लोग लगातार करते रहे, मैं सुनता रहा हूं कि आमतौर पर सत्ता पार्टी की जो इलाके होते हैं, वहां जब मतदान कम होता है तो ये मान के चला जाता है कि वो सत्ता पार्टी के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा है और उसके खिलाफ उनका एक अपना माहौल है। सत्ता के विरोध में अगर कोई जगह है और वहां पर मतदान जब ज्यादा होता है तो ये मान के चला जाता है जो विरोध पक्ष है उसके पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ है। ऐसा पिछला अनुभव बताता है। इधर हम देख रहे हैं कि सत्ता पार्टी जहां जहां बीजेपी है वहां मतदान काफी घटा है और जो सांसद जितने ज्यादा उनसे नाराजगी है, उन सांसदों के खिलाफ उतना ज्यादा ही मतदान घटा है और उससे परिणाम का अंदाज लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। दूसरा, इस वक्त जो पैरेलल ये मीडिया आप लोगों ने बनाया है, टीवी तो अपनी जगह है जो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आप जैसे लोगों ने, आपने उल्टा चश्मा बनाया, आपकी पॉपुलैरिटी आसमान पर है। मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे टीवी चैनल्स को वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं जो आप लोगों को हासिल है। ये आप लोगों की मेहनत और ईमानदारी के कारण है। इस तरह के आप लोगों ने जितने भी चैनल खड़े किए हैं, आज वो जनता के लिए विश्वास की कसौटी पर खड़े हैं और इन सारे चैनल्स ने सच दिखाया है। ये चैनल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और क्षेत्रों में जा जा करके असलियत दिखा रहे हैं, जिससे जनता महरूम है। लोकतंत्र में जनता ये चाहती है हर पल, हर दिन, हर समय उसको तमाम घटनाओं की जानकारी रहे, तमाम सूचनाएं रहे और जब वो सूचनाएं मिलना बंद हो जाती हैं तो परिणाम वो होता है जो आपातकाल के बाद हुआ था। आपातकाल भी हम लोगों ने देखा है कि उस वक्त सूचनाएं मिलना बंद हो गई थी। जनता जो चाहती थी उसको जानकारियां नहीं मिलती थी, या अगर मिलती थी तो आधी अधूरी या कुछ गलत तरीके से मिलती थी। तो परिणाम यह हुआ कि उस वक्त इंदिरा गांधी जैसी इतनी महान नेता भी अपना चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी बंगाल से लेकर कश्मीर तक शून्य पर चली गई। तो ऐसे परिणाम हमें पीछे देखने को मिले हैं। इस चुनाव में भी वही परिस्थितियां हैं। इस समय भी हालत यह है कि सूचनाएं मिलनी बंद हो गई हैं। जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सिर्फ सत्ता का राग अलाप रहा है और उस सत्ता का राग जब ज्यादा अलापा जाता है तो धीरे धीरे जनता उससे विमुख हो जाती है। परिस्थितियां ऐसी रह जाती है कि कई बार कई नेताओं को देखकर लोग टीवी चैनल चेंज कर देते हैं। आप लोगों ने चूंकि एक पैरेलल मीडिया बना करके उस विश्वसनीयता को फिर से जोड़ा है और जो चौथा खंबा है उसको, उसकी विश्वसनीयता को खड़ा किया है, लेकिन तो आप सीपी राय लोगों पर जी, जनता का विश्वास जगा है। उसका इंफॉर्मेशन परिणाम तो लोगों तक पहुंच रही है। मोदी जी क्या? मंच से खड़े होकर कहते हैं कि अगर आपके पास दो भैंसें होंगी तो एक भैंस कांग्रेस को दे देगी, कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, हिंदू महिलाओं के, हिंदू लोगों का एससी ओबीसी एसटी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये सब बातें तो मोदी जी कह रहे हैं, सूचना पहुंचा तो रहे हैं मोदी जी हर जरिए से। प्रज्ञा जी, आज भारत, पूरी दुनिया हंस रही है। दुनिया के तमाम जो बड़े अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री पर हंस रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया के तमाम, मैं तो बल्कि आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि दुनिया के जो बड़े अखबार हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के जो बड़े अखबार हैं, उनके पिछले 8-10 दिन, 15 दिन के, वैसे तो पिछले कई महीने से ये चीज चालू है, लेकिन फिलहाल जब जब मोदी जी ने बयान दिया है, उसके अगले दिन जो अखबार छपा है, उसका प्लीज अपने किसी स्टाफ को लगा के उसको दिखवा दीजिए, और फिर उन अखबारों ने मोदी जी के बारे में क्या लिखा है। अगर ये सूचनाएं भारत की जनता को आप दे देंगी तो ये बड़ा एहसान होगा आपका। तमाम जगह पर मोदी मजाक के पात्र बन गए हैं, और हम सब लोग भी बड़े शर्मिंदा हैं कि भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री इतना गिर सकता है, इतना हल्का हो सकता है, इतना सस्ता हो सकता है, ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये सारी चीजें उजागर तो इसलिए हो रही नहीं क्योंकि आप लोग कर रहे हैं, और परिणाम ये हुआ कि पहले और दूसरे चरण के बाद आप लोगों ने जो चीजें दिखाई और जनता से मिल करके जो बातें बताई, वो एक माहौल पूरे देश में बन गया है। अब हालत यह है कि तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए और बुरा होने जा रहा है, और जो जो अगले चरण बढ़ते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां और बिगड़ती जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, ध्रुवीकरण करने की बहुत कोशिश की मोदी जी ने, उस ध्रुवीकरण का असर इस तीसरे चरण में दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले चरण में तो भाषा ठीक ठाक ओके ओके थी, दूसरे चरण में फिर बदली, और तीसरा चरण आते आते तो बिल्कुल ही बदल गई, एकदम ही कम्युनल स्ट्रेटेजी पर मोदी जी उतर आए, और वोट जिहाद और मुसलमान मुगल न जाने कहां पर उतर आए। तो इसका कुछ असर ध्रुवीकरण का दिख रहा है ग्राउंड पर क्या? प्रज्ञा जी, मैं इन 3 शब्दों का उपयोग अक्सर करता हूं, और बहुत साल पहले एक लेख में पता नहीं कैसे लिख गया था, और तब से मैं अपने वक्तव्यों में अक्सर इस्तेमाल करता हूं। सपने, सिद्धांत और संकल्प। और इसका इस्तेमाल मैं इस रूप में करता रहा हूं कि जिसके पास सपने, सिद्धांत और संकल्प नहीं होंगे, वो कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता, वो कभी अच्छा पिता भी नहीं हो सकता, अच्छा नागरिक भी नहीं हो सकता। मुश्किल यह है कि जिनके पास सपने, सिद्धांत और संकल्प नहीं होते हैं, वो रोज अपनी बातें बदलते रहते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ, लव जिहाद पर गया, और न जाने कहां कहां होते होते फिर बड़ी बड़ी बातें होने लगी। फिर अभी शुरू हुआ मोदी की गारंटी में, पता नहीं मोदी कैसे काम करता है। मोदी जी खुद भाषण पहली बार जो दे रहे थे, ये मोदी पता नहीं कैसे काम करता है, पता नहीं कैसे कर लेता है। वो अपनी आत्म प्रशंसा में खुद चूर थे, लेकिन पहला चरण पूरा होते होते वो तमाम उन घटिया बातों पर आ गए जिनको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। ये होता क्या है कि उनके पास चूंकि कोई सपने नहीं है देश के लिए, समाज के लिए, और सपने नहीं है तो सिद्धांत भी नहीं है, क्योंकि सपने होते हैं तो उसको सिद्धांत की कसौटी पर कसना पड़ता है, और सपने हो और सिद्धांत की कसौटी पर कस लिए जाएं तो संकल्प होना चाहिए कि आप उसको पूरा करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से आरएसएस और बीजेपी के जो पूरी जमात है, इनके पास जो सपने हैं वो 5,000 और 10,000 साल पुराने समाज वाले सपने हैं, जो आज संभव नहीं है। उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। आधुनिक समय के लिए और आने वाले 100 साल की चुनौतियों के लिए उनके पास न तो सपने हैं, संकल्प होने का सवाल ही नहीं उठता, और सिद्धांत की कसौटी पर कसेंगे कैसे, तब है ही नहीं। मोदी का और उनके पूरी जमात का दुर्भाग्य यही है कि इनके पास कोई सपने नहीं थे, ये रोज बातें बदलते हैं। ये जब पिट गए, वैसे तो बहुत पुरानी कहावत भारत देश की है कि काठ की हाड़ी सिर्फ एक बार चढ़ती है, वो दोबारा नहीं चढ़ती है। एक बार जो मुद्दा चल जाता है, वो मुद्दा फिर कभी दोबारा आज तक देश की राजनीति पे चला नहीं है। पहली बार जब ये सरकार बनाई थी इन्होंने, तो इन्होंने कोई अच्छे दिन की बात की थी, कोई गुजरात मॉडल की बात की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उस समय एक वो सलवार पहनकर जो भागा था, एक साधु जो बाद में व्यापारी बन गया, एक भागा हुआ ड्राइवर जिसको गांधी से बड़ा बनाने की कोशिश की गई, विनोद राय नाम का आईएएस जिसने बाद में हाई कोर्ट में हलफनामा दिया कि मैंने गलत बोला था। इन सारे लोगों ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि इस पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, और वो माहौल बनाने में आरएसएस कामयाब रही। पहला चुनाव ये उस पर जीत गए, दूसरा चुनाव ये हार जाते, लेकिन 46 जवानों की बलि जिसका आज तक पता नहीं लग पाया कि वो जवान कैसे शहीद हुए, और बालाकोट, उसको लेकर के देश में एक माहौल बनाया गया, और दुनिया के इतिहास में पहला देश है जहां शहीदों के चित्र को पीछे लगा लगा करके उनके नाम पर वोट मांगे गए। ये दुनिया का इकलौता देश है। उसके बाद दूसरी बार जीत गए, तीसरी बात ये सोच रहे थे कि शायद राम मंदिर के नाम पर जीत जाएंगे, या इस तरह से अपने नाम पर जीत जाएंगे, तो इनको आत्मविश्वास बढ़ गया कि कोई मोदी ब्रांड बन गया है। तो उस पर उन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन जब देखा कि वो ब्रांड नहीं बना, जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी के नाम का इस्तेमाल अब चल नहीं पाएगा, जनता जागरूक हो गई है, जनता ने समझ लिया है कि भगवान और भक्ति ये एक अलग विषय है, देश और समाज चलाना और हमारा भविष्य
हमारी भूख, हमारा पेट, हमारा रोजगार एक अलग विषय है, तब ये फिर से अपने पुराने हथकंडे पर उतर आए हैं। लेकिन उन हथकंडों को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। ये जितना वो बातें बोल रहे हैं उतना जनता की निगाह से और ज्यादा गिर रहे हैं। अच्छा, आज हम प्रज्ञा, वोटिंग के बीच बैठे हुए हैं। आज लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। हमने देखा कि सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लाइनें तगड़ी लगी हुई थी। लोग ठोक ठोक कर वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का ये चुनाव है। अच्छा, हिंदू वोटर जो हिंदू वोटर्स में देखा जा रहा है कि वो मोदी को लेकर उतने ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। मोदी लहर जो हुआ करती थी, हमने 14 में देखी, 19 में देखी, अब 2024 में ये जो देख रहे हैं, तो वो मोदी लहर का जो एक इम्पैक्ट था वो भी नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? इसलिए कि मोदी जी फेल कर गए हैं। मोदी जी ने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी। 100 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, गिनाऊंगा तो आपका आधा समय इसी में निकल जाएगा। सारा देश की जनता जानती कि उन्होंने कितने वादे किए थे। 100 दिन में महंगाई कम करना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 100 दिन में काला धन लाना, 2 करोड़ रोजगार हर साल देना, 15 लाख रुपए देना, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देना, महंगाई कम कर देना, बहुत हुआ महिला पर वार, अब की बार फला सरकार, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की सैकड़ों बातें मोदी जी ने कहा और बढ़ बढ़ करके कहा। बाद में फिर वो बड़े वैज्ञानिक बन गए और वो रडार को छुपाने लगे बादलों में और गैस निकालने लगे वो नाले में से। तो मोदी जी के बारे में जनता का भ्रम टूटा। जब तक उनका एक नशा मेन स्ट्रीम मीडिया ने बना रखा था, तब तक वो नशा नहीं टूट रहा था। उन्होंने मिसेज ओबामा को, चाहे हमारे ओबामा कहा हो, चाहे 3 युग के अलग अलग लोगों को एक साथ बैठा के मीटिंग करा दी हो, तमाम बातें उन्होंने इस तरह की। लेकिन उस नशे में लोग उसको अवॉइड कर रहे थे। इधर जब मोदी जी ने कहा कि मैं जब हेलीकॉप्टर पर बाई रोड आ रहा था तो मेरे साथ पूरी रैली चल रही थी, तब जनता को यह लगा कि इस आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। और खुद मोदी के जो भक्त थे वो अचंभित रह गए कि मैं इसको क्या, हम लोग इसको क्या मानते थे और ये क्या बोल रहा है, इसका दिमागी स्थिति क्या है। लोगों का दिल टूटा, लोगों का भ्रम टूटा। दूसरा एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं। पिछले चुनाव में करीब 65-66 करोड़ वोट पे पड़ा था। उसमें से बालाकोट होने के बावजूद, 46 जवानों की कुर्बानी के बावजूद 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिला था। लेकिन 44 करोड़ वोट बीजेपी के खिलाफ के लोगों को मिला था। 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिला था। 3-3 करोड़ कई लोगों को वोट मिले थे। पिछले चुनाव में भी कोई इनको बहुमत तो नहीं मिला था। ठीक है, इनको वोट बाकी लोगों से ज्यादा मिल गया था और तमाम लोग बटे हुए थे, इससे इनको 22 करोड़ वोट पे इनको 303 सीटें मिल गई। लेकिन इस चुनाव में वो बंटवारा नहीं है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के नाम पर एक गठबंधन सामने है और वो बंटवारा अगर बांट उसको देख ले आप, और एक स्ट्रेटेजिक चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन, बड़े एक स्ट्रेटजी के साथ अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से। फिर जनता खुद चुनाव लड़ रही इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी अयोग्यता के खिलाफ, उनकी अक्षमता के खिलाफ, उनकी नाकाबिलियत के खिलाफ, उनके सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके बड़े बड़े वादों के फेल हो जाने के खिलाफ, इस समय 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी के खिलाफ, सबसे बड़ी महंगाई के खिलाफ। रुपया गिर गया, रुपया पाताल में चला गया, महंगाई आसमान में चली गई है। चीन ने 6-7 हजार वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की सीमा पर रोज हमारा कोई न कोई जवान शहीद होता है। रोज 2 किसान और 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। रोज आना कहीं न कहीं बलात्कार होता है, हर घंटे 5-6 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इनके बगल में जिसके लिए वोट मांग रहे थे उसके 2700-2800 सुना है वीडियो आ गए हैं। 600-700 महिलाओं के साथ उसने जबरन बलात्कार किया है। आज मैंने सुना है कि उत्तराखंड की भी किसी इनके एमएलए का वीडियो आ गया है। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। जनता का दिल बुरी तरह टूटा है। जनता बड़े विश्वास और बड़े हौसले से इनको लेकर के आई थी कि शायद कोई क्रांति करेंगे, कोई नया काम करके दिखाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वो दिल पूरी तरह टूट गया है। इस बार जनता इनके खिलाफ खुद मतदान कर रही है और जनता इनके खिलाफ चुनाव खुद लड़ रही है। इसलिए हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, इस बार सारी जनता इनके खिलाफ है। फिर भी जो थोड़े बहुत अंधभक्त बच जाएंगे वो वोट इनको मिलेंगे और बाकी वोट इनके खिलाफ जाएंगे। अच्छा, आकाश आनंद को तो चुनाव आयोग ने भी नोटिस नहीं दिया, फिर भी मायावती जी ने आकाश आनंद की तमाम रैलियां रद्द कर दी। उसके अलावा लखनऊ में अमित शाह 2 दिन रुके, उसके बाद मायावती जी ने जौनपुर और बस्ती का टिकट काट दिया। क्या लगता है आपको? दरअसल मायावती जी की स्थिति बड़ी खराब है। वो बुरी तरह डरी हुई है और उनको कहा ही जाता है कि वो बीजेपी उनकी चीजें तय करती है, वो करती है वो। फिर भी उनको पार्टी को जिंदा भी रखना है। उनकी पार्टी जिंदा रहेगी तभी बीजेपी की मदद कर पाएगी। मायावती की
एक जमाने में लेकिन बहुत ही इस बोल्ड बार नेता ऐसा दिख रहा, लेकिन इस बार ये जो एक बात थी कि बी पार्टी बात वाली बात, ये चीज तो आकाश आनंद जिस तरीके से रैलियां कर रहे थे और जिस तरीके से उनके भाषण थे, वो बात बता रही प्रज्ञा थी कुछ कि चीजें उसको तोड़ा है बसपा ने कहीं ना कहीं, लेकिन ये प्रज्ञा कुछ चीजें अंत गलती आते आते क्या हो गया। प्रज्ञा कुछ चीजें गलती से हो जाती हैं। इन्होंने बहुत सारे उम्मीदवार इस तरह खड़े किए जो सपा को हराए और कांग्रेस को हराए, लेकिन गलती से इनके कुछ उम्मीदवार ऐसे भी खड़े हो गए जो थोड़ा बहुत डैमेज बीजेपी को भी कर सकते हैं, तो इनके पेज दोबारा कसे गए। और आकाश आनंद चूंकि नया नौजवान लड़का है, एक जमाने में मायावती बड़ी फायर ब्रांड हुआ करती थी, उनकी सरकार में बड़ी दबंग छवि हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने जो तमाम भ्रष्टाचार किया और जो उनके ऊपर आरोप लगे, जो उनके खिलाफ फाइलें हैं, उसके नाते वो भीगी बिल्ली बन गई और बोली नहीं। आकाश आनंद नया लड़का है, उसने नए सिरे से उठने की कोशिश की और अपने लिए एक राजनीतिक जमीन तलाश करने की कोशिश की। उस चक्कर में थोड़ा ज्यादा बोल गया, तो जब ज्यादा बोल गया तो उसके पेच कसे गए कि ऐसा ना हो कि कहीं 1000, 2000, 4000 वोट ये बीजेपी का भी नुकसान कर दे, तो उनको घर में दरबे में बंद कर दिया गया है। मायावती की स्थिति बड़ी दयनीय है। हम लोगों ने उनसे कहा था कि वक्त है कि अपनी छवि ठीक कर लीजिए, आइए और हमारे साथ शामिल होइए, हमारे साथ लड़िए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। और निश्चित तौर पर किसी ऐसी नेता का जो बहुत दबंग छवि वाला रहा हो, उसकी इतनी दयनीय स्थिति सचमुच बड़ी दयनीय लगती है। अच्छा, इस बार ना राशन का इफेक्ट है, ना मोदी का इफेक्ट उतना ज्यादा है, ना ही पाकिस्तान, ना हिंदू मुसलमान, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राशन वाले सवाल पर एक बार वो चल गया और राशन जितना नहीं चला उससे ज्यादा पुलवामा और बालाकोट चला था। इस बार जनता ये कह रही है क्योंकि जो राशन लोगों के यहाँ जा रहा है वो जानवर को खिला रहे हैं, बड़े रद्दी किस्म का राशन जा रहा है। 500-600 रुपए का राशन दे रहे हैं, सिलेंडर बढ़ा दिया, 400 का 1000 रुपया कर दिया, तेल 200-250 रुपया कर दिया, सारी चीजें महंगी हो गई। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है और आप लोगों की जो डिबेट्स है उसमें जो चर्चाएं हुई हैं, उस पर निकल करके ये आया कि 500-600 रुपए का कूड़े टाइप का राशन दे रहे हैं और बदले में किसी पर 15,000, किसी पर 10,000, किसी पर 30,000, किसी पर 40,000 महंगाई बढ़ा दी है। तो जनता तक ये बात बहुत अच्छी तरह पहुंच गई है और जनता ने आईना देख लिया है कि हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमको भीख का राशन दे रहे हैं, उसको रोजगार चाहिए, अब राशन नहीं चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको राशन नहीं चाहिए। तो ओवरऑल उसको ये आपका सुरक्षा चाहिए, एनालिसिस क्या है ये तीसरे चरण को लेकर, इंडिया वर्सेस उसकी बेटी घर से जाए तो वापस लौट आए, उसको ये चाहिए। उसकी बेटी या उसकी पत्नी घर से जाए तो वापस लौट आए, उसको ये चाहिए। तो जनता में वो है। जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, वो एक बार इन्होंने चला लिया, लेकिन फिर लोगों ने आपस में बात करना शुरू किया कि भाई ये बताओ किसी मुसलमान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने पूछा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, बोले हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि समय पड़ने पर पड़ोसी हमारे काम आया। जब किसी की लाश उसका बेटा लेके नहीं जा रहा तो कोरोना काल में उस मोहल्ले के तमाम मुसलमान उस लाश को कंधे पर और वही नारा लगाते हुए जा रहे थे जो हिंदू लगाते हैं, सतनाम राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए उन्होंने जाके अंत्येष्टियां की। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में फिर से आई, फिर से जनता में पुनर्विचार शुरू हुआ और उनको लगा कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे, हमको भटका दिया गया था, ये रास्ता देश और समाज को बर्बाद करेगा, इसलिए लोग चैतन्य हो गए और इसी का परिणाम है कि अब ये सारे हथियार चल नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे तीसरा चरण एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन? तीसरे चरण में बीजेपी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। पहले दूसरे चरण में जो हार हुई है उससे भी ज्यादा इस तीसरे चरण में हारने जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें इस चरण की भाजपा हारी थी। हाँ, बाकी सीटें भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त संघर्ष में है और मुझे लगता है कि 3 के आसपास सीटें जीत जाए भारतीय जनता पार्टी तो शायद काफी होगा। इस तरह से उसको बड़ी हार मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी राय जी, बहुत बहुत आभार और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।